अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बजट जायजा के स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पिछले 3-4 दिन से आपने देखा कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं इस हेड में बजट जायजा में हमने एग्रीकल्चर के ऊपर सेक्टर स्पेसिफिक प्रोग्राम किया। उसके बाद हमने शो किया इंडस्ट्रीज के ऊपर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, ट्रेड में अगर आप चले जाए इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, तो ये कितनी अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान में इस वक्त सिमत क्या है, किस तरीके से हम अपने एफडीआईज को लेकर आ सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि पाकिस्तान में आउटफ्लोज पिछले अगर 3-4 साल में देखें तो उसमें रिलेटिवली ज्यादा हुए हैं। क्या वजूहात थे, ये सबसे पहले से उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले जरा एक पैकेज देखते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी मुल्क में मुकामी और बैरूनी सरमायाकारी का बढ़ता रुझान उसकी मुआशी तरक्की की जमानत समझा जाता है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी का हजम 32 अरब डॉलर्स है, जो इक्विटी कैपिटल एंड री इन्वेस्टेड अर्निंग्स पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में माली साल 2004 से 2005 और 2005 से 2006 में बैरूनी सरमायाकारी उरूज पर थी। उस वक्त 5 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की रिकॉर्ड सरमायाकारी में मुल्की टेलीकॉम कम्युनिकेशन सेक्टर का नुमाया हिस्सा था। इस वक्त बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पावर, टेलीकॉम और बैंकिंग सेक्टर में काफी दिलचस्पी रखते हैं। मुल्क में बड़ी सरमायाकारी चीन, अमेरिका, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब इमारात की है। ताहम सियासी गैर यकीनी, मुआशी अदम इस्तेहकाम, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम दस्तियाबी और अमन अमान की पेचीदा सूरत हाल के बाइस मुल्की हालात इतने साजगार नहीं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तान किसी खास तरजीह पर हो। यही वजह है कि गुज़िश्ता 3 साल में बैरूनी सरमायाकारी में 23% कमी वाक़ई हुई है। काबिल गौर बात यह है कि माली साल 2018-19 जो इंतखाबी साल भी था, मुल्क से बैरूनी सरमाए का सबसे बड़ा इनखला देखा गया। इस दौरान एफडीआई की मद में 2 अरब 78 करोड़ डॉलर्स आए, लेकिन 1 अरब 42 करोड़ डॉलर्स वापस भी चले गए। पिछले 3 साल में अमेरिका और जर्मनी से सरमायाकारी में इजाफा हुआ, जबकि चीनी सरमायाकार काफी मोहतात रहे। हालांकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी में काफी सहूलियात फराहम की गई हैं। इन पर 20% की कम शरह पर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आयद है। मुनाफा वापस ले जाने पर भी कोई कतगन नहीं। मजीद ये कि मुल्क से बाहर मुनाफे की मुंतकली की कीमतों को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून ही नहीं है। सीपैक के आखिरी मराहिल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी का फरोग भी हुकूमत की तरजीह में शामिल है। बिलखुसूस चीन की जानिब से पुरकशिश माली मराहत की पेशकश दी गई है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को ग्लोबल वैल्यू एडेड चेन में एक बेहतर पोजीशन मिल सके और मुल्क की बरामदात में इजाफा हो। माहिरीन के मुताबिक मुल्क में मुकामी और बैरूनी सरमायाकारी के फरोग के लिए तरजीही इक़दाम की जरूरत है, जिसके लिए साजगार कारोबारी माहौल, मुकामी तलब और बरामदात में इजाफा और इससे बढ़कर पॉलिसियों का तसलसल इंतहाई जरूरी है। शरह सूद और एक्सचेंज रेट पॉलिसी इतनी सख्त न हो कि सरमायाकारों के लिए कर्जों का हुसूल नामुमकिन हो और दरामदी लागत भी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। जरूरत इस बात की है कि मुल्क की सनती तरक्की और ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम के लिए हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में शामिल करे और इस बात पर भी गौर किया जाए कि क्या वजह है कि बेहतर ताल्लुकात के दावों के बावजूद गुज़िश्ता 3 सालों में चीन समेत ब्रादर इस्लामी मुल्क, तुर्की और मलाइशिया की सरमायाकारी में नुमाया कमी क्यों वाक़ई हुई। ये पैकेज आपने देखा और जाहिर है कि हम इस प्रोग्राम में जब बात करते हैं स्टेटिस्टिक्स की, आदाद शुमार की, आंकड़ों की, तो फिर डायरेक्शन समझने में जरा आसानी हो जाती है। एक नजर डालेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ बिलियन डॉलर जो पाकिस्तान में आई, जिस पैच का हम इस वक्त बात कर रहे थे। ये आप देखिए ईयर 2014, 15, 16, 17, 18 और 19, और इसमें जो हमारी रेंज है वो कहीं पे भी हम नहीं समझ रहे कि 2.5 अरब, 3 अरब
3 अरब तो क्रॉस ही नहीं किया हमने, बैरल टच ही नहीं किया। लेकिन उसके बाद 2018 की जो हम बात कर रहे थे, और यहां पर देखा जा रहा है $2.78 बिलियन, और जो ये इनफ्लोस था और जो आउटफ्लो हुआ 1.36, ये झटका है, 50% के करीब आपको झटका लगा था। देन उसके बाद फिर कोविड भी आया, और उसके बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो एक स्टेगनेंट सूरत हाल में आ गई थी। आगे बढ़ते हैं और इन्हीं जरा कंट्रास्ट में देखेंगे हमारे जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज थे पाकिस्तान के, और फिर समझने की कोशिश करेंगे अपने पैनल से कि इस दौरान हुआ क्या है और होने क्या जा रहा है, आगे पाकिस्तान के लिए कितना एक बेहतर रोड मौजूद है। $3.25 बिलियन इनफ्लो था 1999-2000 में, और उसके बाद लेस देन 1 बिलियन जो है आपका आउटफ्लो था। ये सूरत हाल बेहतर है, और उस वक्त सन 2004-05 में पाकिस्तान में जब टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई थी, वो भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आ रही है। बट अगेन जो लास्ट इलेक्शन ईयर था 3.32 यहाँ पर आ जाते हैं 2017-18 में, और उसके बाद इतना ही पैसा पाकिस्तान से वापस गया, ऑलमोस्ट 1 बिलियन 1.5 बिलियन के करीब गया। तो ये क्या वजूहात हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसके इश्यूज क्या हैं, इनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद हसन साहब, माहिर मुआशियात है, चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप के और फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर। बहुत शुक्रिया जावेद हसन साहब आपके वक्त का। कोमल शकील इकोनॉमिस्ट हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, जूम लिंक पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कोमल आपका भी बहुत शुक्रिया। और जफर शेख साहब आप भी माहिर मालियाती अमूर, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी आप हैं, सीजन्ड बैंकर हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जूम लिंक पे। शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों से मैं इस आम टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इस्लामाबाद स्टूडियो में सैयद जावेद हसन साहब मौजूद है। जावेद साहब, आप क्या मसला है हमारा, क्योंकि प्रॉब्लम हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से आनी चाहिए थी पाकिस्तान में नहीं आ पा रही है। हालांकि हम जब बात करते हैं रेमिटेंसेस के हवाले से बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, रेमिटेंसेस जो है वो बेहतर हुई, लेकिन असल चीज थी एफडीआईज पाकिस्तान के अंदर आना। तो आप क्या समझते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर लास्ट डेकेड्स की भी अगर बात करें, तो क्यों पाकिस्तान में एफडीआईज नहीं आ पा रहे हैं? काफी रीजंस है इमरान भाई। आप देखें, एक कंपैरिजन करें, हम लोग हमेशा इंडिया से करते हैं, मगर एक पॉपुलेशन जहां आधी है वियतनाम, वहां आजकल एवरेज एनुअल एफडीआई है कोई 40 बिलियन, हम लोग की 2 बिलियन भी नहीं पहुंच रही है। तो ये इमेजिन करें वियतनाम में क्यों आ रही है, इसलिए कि वहाँ काफी चीजें फेवरेबल है। एक तो वहाँ पॉलिटिकल सर्टेनिटी है, उनकी जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो बड़ी स्टेबल है, और मोर ओवर ये है कि बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स बहुत कम है। पाकिस्तान में इफेक्टिव टैरिफ रेट बहुत हाई है। दो चीज आपको एक और सोचनी चाहिए, एक तो यहाँ जो एफडीआई है वो बहुत ही लो वैल्यू पर है, बांग्लादेश से भी कम रही है, मगर किस किस्म की एफडीआई आ रही है हमारे यहाँ जो आती है, बस मार्केट सीकिंग, जो पाकिस्तान में खुद मार्केट खरीदे, ये नहीं कि यहाँ बना के बाहर बेचे। वियतनाम में जो एफडीआई आती है वो इफिशिएंसी सीकिंग होती है कि वहां लोग इन्वेस्ट करते हैं, एफडीआई फैक्ट्रीज बनाते हैं, वहां से ग्लोबल वैल्यू चेन में ऐड करके दूसरी दुनिया में, तो उनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ती। वही चीज हुई बांग्लादेश में। तो हम लोग को दो चीज देखनी चाहिए, एक तो कम है, क्वांटम बहुत ही कम है, दूसरी चीज है कि किस किस्म की एफडीआई आ रही है। अगर हम लोग बस कोको कोला और पेप्सी बनाने के लिए कि जिसमें पानी में शुगर मिला के बेचने के, वो तो यहाँ ही बेच देंगे, उसमें फायदा क्या। ऐसी चीजें इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए कि यहाँ बना के दुनिया में एक्सप्लोर करें कि हम लोग के एक्सपोर्ट्स बढ़े। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हम लोग की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस तो मुश्किल होती रहती, वो नहीं होगी। तो इसमें काफी इश्यूज हैं, इसमें हमारी जो ट्रेड रिलेशनशिप्स है, हमारी इंटरकनेक्टिविटी है, मगर इसमें पॉलिटिकल जो हम लोग के यहाँ अपहीवल्स रही हैं, वो उसने भी बड़ा हाथ प्ले करा है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड दीज आर थिंग्स। बात यह कि फिर यहाँ पे सियासी जमातों को भी इतनी सूझबूझ होनी चाहिए कि वो जो भी एक्टिविटी है, चाहे मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो, अगर उनके एजिटेशन या उनके मुजाहरे या उनकी एक पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी जो है वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम लेकर आ रही है, मुआशी अदम इस्तेहकाम लेकर आ रही है, तो ये हमारे सियासतदानों को इसका जवाब देना चाहिए, इसका सोचना होगा। जावेद हसन साहब।
بالکل سوچنا چاہیے. سیاست لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اور دوسرے ادارے جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. رسک فیکٹر جو ہے, ایک چیز آپ دیکھیے گا, وہ آپ 4 مارچ اور 8 مارچ کو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہوتا ہے. وہ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہے, پاکستان کا رسک پریمیم کتنا ہے, کتنا اس کی کریڈٹ کاسٹ کرتی ہے, وہ 4% تھی 4 مارچ کو, وہ چلی گئی 8 مارچ کو 9%. تو اس کا مطلب ڈبل ہو گیا آپ کا رسک پاکستان میں انویسٹ کرنا. تو آپ افیکٹولی ایک ڈیفالٹ نیشن, تو اگر آپ ڈیفالٹنگ نیشن کی طرف چلے گئے اس لیے کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی بڑھ گئی, تو کیا چانس ہے یہاں انویسٹمنٹ آئے گی آنے کی. ٹھیک ہے ظفر شیخ صاحب, اس وقت جن ایشوز کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے, پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے وہ پاکستان میں, اور ظاہر ہے کہ ایک فارن انویسٹر جو ہے وہ ملک میں 2 چیزیں چاہتا ہے کہ جہاں پہ وہ انویسٹ کرے, ایک تو وہاں پر امن و امان ہو, پالیسیز کا تسلسل ہو, اور پولیٹیکل جو ہے وہ چیزیں انسرٹنٹی وہاں پر نہ ہو یا غیر یقینی صورتحال نہ ہو. یہ چیز شاید ہمارے پالیسی میکرز یا ہمارے سیاستدان جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. شیخ صاحب میرا دیکھیں عمران, آپ مجھے جانتے ہیں, جو اسٹیٹ بینک میں جو خود آپ نے ایڈمٹ کیا تو بھائی 2004 میں 2005 میں سب سے ہائیسٹ ایف ڈی آئی آیا تھا. اس لیے آیا تھا, یہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح بات کی آپ اکنامکس میں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ویری امپورٹنٹ, بٹ پوائنٹ از دیٹ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کا ایکسچینج ریٹ میں پھر بتا دوں, 2 ایکسس آف ایون, نمبر 1 ایکسچینج ریٹ, نمبر 2 انٹرسٹ ریٹ. ان دونوں فرنٹ پہ ہم نے اتنا ظالمانہ انداز سے ڈیل کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ 200 روپیز پہ لے کے جانا ڈالر کو, اور انٹرسٹ ریٹ 15% ایک بننے کا کٹ آف دینا, کہیں سے کوئی سپورٹ ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی. ابھی میں نے دبئی مارکیٹ چیک کی سر, کین یو بلیو جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں. ہمیں صاحب آپ بھی سن لیں, میڈم آپ بھی سن لیں, اس وقت 200 آپ کا انٹر بینک ہے. اس وقت دبئی مارکیٹ میں 1 منتھ جو ڈالر کوٹ ہو رہا ہے 40% زیادہ ڈالر کوٹ ہو رہا ہے. عمران مجھے یہ بتاؤ, جب باہر کے انویسٹرز دبئی مارکیٹ سے ڈالر آپ کو لٹرلی آپ کو سیل کر رہے ہیں 40% آن ابو آف دس 200 روپیز پر ڈالر انٹر بینک اسپاٹ ریٹ کی بات کر رہا ہوں, تو ہو ول کم ٹو پاکستان. میرا پہلا سوال, کون آئے گا پاکستان؟ بھائی آپ اپنی اسٹیبلٹی کو آئی ایگری, خدا کے لیے فتح گاؤڈ سے میرے زمانے میں ہم نے 5 سال تک 60 روپیز کو پر ڈالر نہیں آنے دیا. کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ ہم نے اپنی اسٹیبلٹی کو لے کے آیا روپی میں, لوگ انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہوا کہ ہاں بھائی میں جس ملک میں جا رہا ہوں وہ میرا سرمایہ وہاں پہ سیف ہے. اب میں ایک انویسٹر ہوں, باہر سے آتا ہوں, میں انویسٹ کرتا ہوں اپنے 200 روپیز پر ڈالر میں سیل کرتا ہوں ڈالر, پھر بھی بائی کر کے انویسٹ کرتا ہوں, اور آپ اس کو لے کے 230 240 میں دین ویئر آئی ول اسٹینڈ. دیکھیں یہ ایک بہت ہی I'm sorry to say, میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں گورنمنٹ پالیسی سے, ہر ایک سے, کوئی بھی ہو. تو دیکھیں یہ ایک بدترین قسم کا ایک ظلم کیا گیا پاکستان پر, پاکستان کی اکنامی پر اور عام پاکستانیوں پر. یہ آپ اسٹیبلٹی لے کے آ جائیے ایکسچینج ریٹ میں, انٹرسٹ ریٹ میں. آگے چلتے ہیں کومل شکیل. ایک سیکنڈ لیٹ می فنش. آپ کہتے ہیں ہم سبسڈی نہیں دے سکتے, ایگری نہ دیں آپ, لیکن فتح گاؤڈ سے ایک اور آپشن تلاش کریں. آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا 1% کا معنی ہوئے کہ 100 بلین کے آپ نے خرچے حکومت پہ نہیں عوام کی جیبوں پہ ڈال دیے. تو خدا کے لیے اس سے فائدہ کیا ہوا ہم کو؟ کوئی اکنامسٹ مجھے بتا دے کہ جی انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے ہم کو یہ فائدہ ہوا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ نے کہا جی ایکسچینج ویک کر رہے ہیں, ریمیٹنس آئے گا. دیکھیں وہ ریمیٹنس ڈفرنٹ ہے, اس پہ میں ڈیمیٹ کر سکتا ہوں آپ سے. آپ کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا سر رکھتے ہیں آپ کے پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. کومل یہ بتائیے 2 چیزیں, ایک تو پولیٹیکل انسرٹنٹی, معاشی عدم استحکام, اور ساتھ ساتھ ہماری فسکل اور مانیٹری جو ٹائٹننگ ہے یہ اس وقت ڈسکریج کر رہی ہے پاکستان کے اندر, چاہے وہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہو یا پھر فارن انویسٹمنٹ ہو. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں جی, یہ میں نے کومل سے پوچھا ہے. کومل آپ نے سنا؟ اچھا عمران آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. میں یہ کہہ رہا تھا ابھی جو ہماری بات ہوئی اس میں 2 چیزیں سامنے آئی, سیاسی معاشی عدم استحکام, پالیسیز کا عدم تسلسل جو ڈسکنٹینیوشن ہے, اور دوسرا فسکل اور مانیٹری ٹائٹننگ جو ہے وہ ڈومیسٹک انویسٹر کو بھی ڈسکریج کر رہی ہے اور فورن انویسٹر کو بھی ڈسکریج کر رہی ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟
जो बात जफर साहब ने भी कही, बाकी पहले साहब उन्होंने भी कही, आई एग्री विद दैट. पॉलिसी कंटिन्यूटी हमारा हमेशा से मसला रहा है. मतलब अभी जब से हम मतलब होश संभाला यही सुन रहे हैं कि कोई आता है वो अपनी पॉलिसी लेके आता है, अपने प्रोग्राम लेके आता है, दूसरी हुकूमत आती है वो और ले आती है. ये चीज मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल इन सबसे इत्तेफाक करती हूँ कि हमारी ना पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस की मैच्योरिटी है ना, उसको तो डेफिनेटली हमें करेक्ट करने की जरूरत है. इस किस्म की नाजेबा गुफ्तगू होती है, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे ऑब्वियसली वो पॉलिसी मेकर तक तो इफेक्ट नहीं दे रहे, या पॉलिसी मेकर की उसमें तो सांचे में वो नहीं ढल रहे हैं, वो बस अपनी सियासत कर रहे हैं गली मोहल्ले टाइप. तो वो तो एक प्रॉब्लम है. दूसरा मेरे ख्याल में मेरे नजर में एक इंस्टीट्यूशनल हमारी जो हैबिट्स हैं वो भी बहुत उसके अंदर भी करेक्शन की जरूरत है, जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टर डिस्करेज होता है. हमारी आपस में पॉलिसी जो है वो उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप एसईवीज के ऊपर नो टैक्सेशन लगा देते हैं कि आपके पास टैक्स हॉलिडे है, लेकिन फिर बीच में काफी अर्सा ये सिलसिला चलता रहा कि वो मिनिमम टर्न ओवर टैक्स था, वो 2021 के बीच में जाके वो खत्म हुआ. अब डिविडेंड्स का इशू चल गया है, 15% से 25 पे जा रहे हैं हम. तो इस किस्म की चीजें हैं जो कि काउंटर प्रोडक्टिव है. आप एक तरफ से अगर रिलीफ दे भी रहे हो, दूसरी तरफ से आपने डिस्करेजिंग बिहेवियर करना शुरू कर दिया है. आपने कॉर्पोरेट टैक्स थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन आपने डिविडेंड पे टैक्स बढ़ा दिया, आपने कैपिटल गेन्स पे टैक्स बढ़ा दिया. तो अब एक तरह से ना आप दोनों तरफ से फ्लश कर रहे हैं इन्वेस्टर को, कि उनकी अगर आप सप्लाई साइड को ईज करते हैं तो आप उनकी डिमांड साइड में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. फिर इंस्टीट्यूशनल हैबिट्स की जो मैं बात कर रही थी वो इसमें ऑब्वियसली कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी डेफिनेटली आता है. उसका ये जो एक माइंड सेट है वो कि आप फॉर एग्जाम्पल हम एफसीआर की एग्जाम्पल ले लें, वो एग्जिस्टिंग टैक्स बेस को जो है ना उसी को क्रश करते जा रहे हैं, वो ब्रॉडन नहीं कर रहे हैं टैक्स बेस. तो इस तरह की चीजें हैं जो कि आई फील लाइक एक काम चोरी वाली बात है. फिर आप आईएमएफ को ब्लेम करते हैं कि आईएमएफ ने हम पे ये कह दिया, उन्होंने टैक्स रेवेन्यू टारगेट बढ़ा दिया, लेकिन जो उन्होंने आपको प्रिस्क्राइब तो नहीं किया कि आप किस तरीके से करेंगे. क्या आप पुअर पॉलिसी बनाने को उन्होंने आपको रोक दिया. तो इस किस्म की चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करती हैं डोमेस्टिक मोस्टली. और जब आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर नहीं खुश तो आप ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अभी पॉलिसी कंटिन्यूटी की एग्जाम्पल जैसे साहब शायद इस बात पे ज्यादा बेहतर राय भी अपनी दे सकते हैं, लेकिन अभी विद इन द पास्ट ईयर अगर हम देखें, पिछले साल 21 सितंबर तक हम 7.5 पे आ गए थे, सबने बहुत खुशी मनाई इस चीज के ऊपर. आज देखें 13.75 पे हम खड़े हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. और उसके अंदर जब इंक्रीमेंट्स आए हैं तो वो विद इन अ स्पैन ऑफ मंथ्स आए हैं. सितंबर में था 7.25 और नवंबर में वो 8.75 है, दिसंबर में वो 9.75 है. तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे वो डोमेस्टिक है या फॉरेन है, वो किस तरीके से अपनी प्लानिंग करेगा, वो अपने कैश फ्लो किस तरीके से प्लान करेगा, वो अपनी वर्किंग कैपिटल किस तरीके से प्लान करेगा. तो जब आपके पास सर्टेनिटी नहीं है आपकी बिजनेस पॉलिसी एनवायरमेंट के अंदर, तो आप इस तरह से हर तरफ से ना जो है इन्वेस्टर्स को क्रश करें, आप उसको पॉलिसी लेवल पे क्रश करें, इंफ्रास्ट्रक्चर का आपके सामने वहां से भी आप जी. मैं कुछ कह सकता हूँ इमरान भाई? मैं आप ही जरा से कहना चाहता हूँ. जी प्लीज कंटिन्यू. मैं कहना चाह रहा था कि देखें, एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट बेस्ड होना चाहिए, वो गवर्नमेंट कुछ ज्यादा कर नहीं सकती. आपके पास कोई ज्यादा रिजर्व नहीं है. अगर आप बहुत एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस कर रहे होते कि डॉलर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में रहता, तो जरूर आप शायद कंट्रोल कर सकते थे डॉलर की कीमत. मगर आपके पास नहीं है, आप डेफिसिट में मुस्तकिल चलते हैं. और मोर ओवर 2000 के पीरियड से जरा कंपेयर करना अनफेयर है, इसलिए कि आपके पास डेट रीशेड्यूलिंग हो गई थी वो 9/11 के बाद. मोर ओवर आपके पास डॉलर इन्फ्लोस थे. तो आई थिंक हम लोग को रियलिस्टिक रहना चाहिए. दोनों इंटरेस्ट रेट और जो डॉलर रेट है मार्केट बेस्ड है और वो बड़ा सही हुआ है. और उसमें अगर आप इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं से आप डॉलर ढूंढ लें. अगर आपको कोई 20 बिलियन ना 40 बिलियन. मेरा सवाल आई डोंट अंडरस्टैंड. मेरा सवाल सर मेरा सवाल ये है और मैं चाहूंगा कि आप ही से इसका जवाब जो है ब्रेक के बाद लूं. माय क्वेश्चन इज दिस कि 2018 और 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, उस वक्त आपके रिजर्व ऑलमोस्ट यही थे, 16-17 अरब डॉलर. आज भी 16-17 अरब डॉलर हैं. फिर उस वक्त आप अगर बात करें जो ग्रोथ थी, जीडीपी ग्रोथ, तो वो 5.7%. अभी जो प्रोविजनल फिगर्स आ रहे हैं वो 6% के आ रहे हैं.
लेकिन उस वक्त भी हम आईएमएफ के दरवाजे पे खड़े थे, आज भी हम आईएमएफ के दर पे खड़े हैं, तो फायदा क्या हुआ इस बीच में इन सारी पॉलिसीज का, ये मैं समझना चाहूंगा। जावेद हसन साहब, आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात सर ये थी कि हम जब भी 6% की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ की तरफ जाते हैं, आईएमएफ का दर पे हमें जाना पड़ता है, उनके प्रोग्राम में जाना पड़ता है, तो फिर ऐसी ग्रोथ का क्या फायदा जो हमें दूसरों के दर पे जाके और डॉलर्स मांगने पड़े। तो बीच का रास्ता क्या है, वो एक सही पेस और मोमेंटम क्या है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का कि जो सस्टेन कर पाए। ये ग्रोथ हम सस्टेन नहीं कर सकते। जफर शेख साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं ये कह रहा था कि इससे पहले तो यकीन मानिए इमरान, मुझे साहब की बात सुन के इतना अफसोस हो रहा है कि हमारे मुल्क में ऐसे भी माहिर मईशत हैं जो कहते हैं जी 200 एक्सचेंज रेट सही हुआ। इनको सिर्फ एक बात बता दिया, आप जाएं जी जरा गूगल पे आप जाएं, मैं वो जरा वक्त तलाश कर जिसको मैं हेल्प करता रहा हूँ प्रैक्टिकली। हमारे पास सिर्फ $800 मिलियन क्रेडिट थे अपने हामिद साहब, और हमने जो है जिस अंदाज से एक्सचेंज रेट मैनेज किया वो आपके सामने है कि हमने उस 800 मिलियन को 14 बिलियन तक लेके गए। हमने वक्त से पहले एशियन बैंक को नहीं, लेकिन वो ये भी सर ये भी कहा जाता है कि आर्टिफिशियली आपने मैनेज किया था, आर्टिफिशियली रोक के रखा हुआ था, अब मार्केट बेस के ऊपर है, ये भी तो कहा जाता है ना फिर आर्गुमेंट। सर ये मुकम्मल बकवास है, ये लिटरली ये हमारे जो मईशतदान खुदा इनको नेक हिदायत दे, इन्होंने मुल्क को तबाह करके रख दिया है। मैं बता रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि जिस तुर्की ने विदिन 1 डे अपनी करेंसी को 40% डिवेल किया, कैसे कर दिया उन्होंने? कि हमें आउट ऑफ बॉक्स सिचुएशन जाना होगा। मसला सिर्फ ये इमरान कि हमारे ये जो माहिर मईशत हैं ये पढ़ते हैं अमेरिकन किताबें, इन्होंने अमेरिका में वो सब तालीम हासिल की, ये इनसे गए खुदा चले आपका सवाल मैं रखता हूँ, आपका पॉइंट मैं रखता हूँ। जावेद हसन साहब वो कह रहे हैं कि मार्केट बेस्ड जो है डिटर्मिनेशन जो है प्रॉब्लम, इनका व्यू है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर एक्चुअली इट्स बंकम। कोई मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, मार्केट बेस्ड करेंसी होती है, और कोशिश कर ले, अगर आपके पास फ्री डॉलर आ रहा है कहीं से तो जरूर मैनेज कर ले। अगर आपके पास सरप्लस नहीं जनरेट है तो बकवास बातें नहीं होगा। ये उनकी व्यू है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो अपने व्यू रखें, मगर ये कहना कि आप किसी सूरत से डॉलर को रोक लीजिए। सर वो उनको लेट हिम फिनिश, जफर साहब लेट हिम फिनिश। जी जावेद साहब, you are welcome to your views. I have my views, and the world will have its. The market will determine. You are welcome to your views, sir. You are welcome to your views. I said you can call me all your names, but it is. जफर शेख साहब, आपकी बात हो गई है। जफर शेख साहब, आपका पॉइंट आ गया। नहीं, आप एक आखिरी बात सुन लें कि 2004 में हमारे जो रिजर्व थे स्टेट बैंक के 11 बिलियन थे, और आपके इंटर बैंक थे 3 बिलियन, 14 बिलियन के रिजर्व ने चलाए। उस 11 बिलियन नेट स्टेट बैंक के थे, हमने उसका अगेंस्ट में और 9/11 के पैसे भी आ रहे थे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। जावेद साहब आप बताइएगा। ये आप क्वेश्चन पूछा था, मैं इस पर तो मैं नहीं, मैं आ जाता हूँ, मैं अपने उस पॉइंट पे आ जाता हूँ कि क्या 6% की ग्रोथ हम सस्टेन कर सकते हैं? हमारी हुकूमतें खुश होती हैं जनाब हम एशियन टाइगर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, इस पर गौर करना चाहिए। हम लोग ग्रोथ के पीछे हम लोग काफी अच्छी चीजें भी लूज कर जाते हैं। हम लोग बड़े अच्छे जा रहे थे 2020 तक, और उसके बाद एक बैग डिसाइड करा गया कि हम लोग 6% ग्रोथ किसी सूरत से करेंगे। फिर हम लोग ने एक प्रो सिक्लिकल स्टिमुलस दिया, हम लोग ने इंटरेस्ट रेट्स नीचे लाए, हम लोग ने गवर्नमेंट फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ाई, और इसके वजह से हमारी फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ी, और उसके वजह से ट्रेड बैलेंस जो है एकदम आउट ऑफ वैक चली गई है। इसीलिए हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 16 बिलियन पर पहुंच गई है। अब 16 बिलियन पर उस वक्त पहुंची है जब हम लोग को अगले 12 महीने में कोई $18 बिलियन वापस करना है। तो ये बताइए, अगर आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है कोई 1.5 मिलियन का हर महीना, 1.5 बिलियन का, और 18 बिलियन अगर अगले साल देना है, तो आप 33 बिलियन या $35 बिलियन कहां से लाइएगा, और अपना रुपया कैसे मेंटेन करेगा? जरा सा इकोनॉमिक रियलिटी के साथ बैठ के सोचना चाहिए। हम लोग ग्रोथ रेट हम लोग को नीचे रखी है, हम लोग को सरप्लसेस बढ़ा। मैं जरा कोमल की तरफ आऊंगा, वो भी प्रोग्राम में मौजूद है। मैं भी बात कर रहा हूं, जब आपका टाइम होगा तो आप बात कर लिए। ठीक है जावेद साहब, मैं जरा कोमल की तरफ चलूंगा। कोमल, जो बात हो रही है कि सर आप अपनी बारी पे बोलिएगा, प्लीज।
प्लीज आप लोग क्या कर रहे हैं? But he can't talk like me. नहीं नहीं, आप देखिए सर माजरत के साथ आप अपना पॉइंट रखिए, लेकिन फिंगर पॉइंटिंग या पर्सनल होने की बिल्कुल भी मेरा भी पॉइंट देखना, मैं आपसे क्या कह रहा था, लेकिन मैं पहले सर मैं पहले $32 बिलियन भाई, ओपन मार्केट खुली अराउंड। कोमल आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइएगा क्या हम ये ग्रोथ अफोर्ड कर सकते हैं जो हमारी डायरेक्शन है टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ? कोई चाहता है कि जनाब हम एशियन टाइगर बनाने जा रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं जफर साहब पहले उनकी भी आवाज बात सुनने देना कोमल की, प्लीज, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। कोमल प्लीज। जी कोमल। इमरान इसको भी मुझे क्वेश्चन पूरी तरह से सुनाई नहीं दे पा रहा था। हम 6% की ग्रोथ हम सस्टेन कर सकते हैं, या फिर हम जब 6% की तरफ जाते हैं और आईएमएफ की तरफ जाना पड़ता है, तो क्या ग्रोथ हमारा मोमेंटम डायरेक्शन क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या हमारी प्रोजेक्शन? थैंक यू इमरान। देखिए पहले भी मैं बात ये कहती रही हूँ और मेरे ख्याल में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट से बात करते, बहुत सारे पॉलिसी मेकर से बात करते कि हमें लॉन्ग टर्म में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, हमें अपनी हैबिट्स को करेक्ट करना पड़ेगा। ये हर वक्त हम स्टेबलाइजेशन मोड में रहते आए हैं, के पास जाना पड़ता है क्योंकि हम ग्रोथ के लिए जो पॉलिसीज है उनको बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इस वक्त मेरे ख्याल में जो अगर जो हम जिसको लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं, तो दो चीजें हैं जिसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हमारे पास एफडीआई, टैक्स, फिस्कल पॉलिसी सब बातें आती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसकी जो बैकबोन है या उसके जो स्केलेटन को फॉर्म करना है उसमें आपका एनर्जी मिक्स जो कि अनसस्टेनेबल है। आपकी ज्यादा 85% आप अपनी जो फ्यूल है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं और ये सस्टेनेबल नहीं है। आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो बिल्कुल भी इसमें आप अचीव ही नहीं कर सकते। दूसरा आपकी ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। यू हैव टू ट्रेन, आपकी यंग पॉपुलेशन है, यूथ डेवलपमेंट है, यूथ खर्च की भी बातें होती रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है अगर आप अपने लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे टेक्निकल स्किल्स में। जब हायर एजुकेशन की तरफ जाने से और एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं होनी चाहिए, इनफॉर्मल एजुकेशन की बात होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। अगर हम ये हैबिट्स अपनी चेंज कर पाए और इस डायरेक्शन में चलेंगे, हम अपने इन रिसोर्सेज के अंदर इन्वेस्ट करें, अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करें, उसका सबसे बड़ा एक जो एलिमेंट है वो आपकी एनर्जी, आपका फ्यूल मिक्स, आपका एनर्जी मिक्स है। और दूसरी बात ये कि आप अपने लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। हेल्थ एजुकेशन के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स होनी ही चाहिए, फिर जाके हम उस स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन पे चलेंगे जहां पर हम इस ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? तो बहुत अच्छी माशाल्लाह हमारी पॉपुलेशन हमें सपोर्ट करती है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट बहुत खराब है। हम जब अपनी सिक्योरिटी कंसर्न की बात करते हैं तो उसमें फूड सिक्योरिटी भी कंसर्न है, न्यूट्रिशन भी एक कंसर्न है, जिसको हम एज इकोनॉमिस्ट पॉलिसी मेकर्स अक्सर साइड पे कर देते हैं। और आईएमएफ का भी अगर आप प्रोग्राम उठा के देखते हैं तो पुअर पॉलिसी के नाम पे सिवाय एक एहसास प्रोग्राम की, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम की, कोई खास एम्फेसिस नहीं है। बट आपके हाथ में है, कोई आपको आईएमएफ का बाहर के जो इदारे वो आपको प्रिस्क्राइब तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये चीज डिसाइड करके कि आप अपने लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म को मेरे ख्याल में ठीक है। आपकी बात आगे बढ़ाऊंगा। और जफर साहब अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। 206 रुपए का डॉलर और इंटरेस्ट रेट आपके सामने है, 15%, 14.5%। बात यह है कि कैसे इसको, अगर आप जो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम करें, फिस्कल स्पेस गवर्नमेंट निकालेगी कहां से? हुकूमत के पास कहां से एक फिस्कल स्पेस निकल सकती है? सर मेरी अर्ज सुन लें, छोटी सी बात है, मुझे अफसोस होता है कि हमारे ये जो है माहिर मईशत। सर आप क्यों किसी और नहीं आप, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ आप वो उसके ऊपर आइए ना। इस वक्त एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करने के लिए इस वक्त आपके यहाँ मॉनिटरी और फिस्कल टाइटनिंग है। इसका जवाब दें, मुझे इसका जवाब दें कि आपका जो ट्रेड डेफिसिट आया तकरीबन $20 बिलियन आया, इसके माने ये हुए कि आपने टोटल रिपोर्ट किए $60 बिलियन की। तो कोई है कहने वाला कि जो जितने भी फूड आइटम्स आ रहे हैं, जितने भी लग्जरी आइटम्स आ रहे हैं, किसी ने कहा कि आप इसको बैन करें? अब इसका जवाब दें। नहीं तो लगा तो दिया ना, बैन लग तो गया, अब और क्या, और कैसे? सर ये आई वॉश, सर खुदा के लिए आई वॉश क्या देखिए, टोटल इम्पोर्ट में कितना जा रहा है ये मुझे बताएं आप। अभी भी आप देखें जिस अंदाज से हमारे साथ हो रहा है तो इनको सर ये आपको जब तक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नहीं आप ऑफ करेंगे, आपके मसले कभी नहीं हल होंगे। ये आशरिया ऊपर नीचे जीडीपी ग्रोथ, ये ग्रोथ आई एग्री, मैं इनको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो असल एक्सेस ऑफ इवल है उसको पकड़े सर आप लोग।
खुदा के लिए उसको which पकड़े। is- आप मेरे ख्याल से हाँ। हमें अपनी रिट मेंटेन करनी चाहिए। वी हैव टू इंश्योर द रिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि हमें ये 200 मंजूर नहीं है। क्यों नहीं है मंजूर? जब दुनिया में ऐसा होता है सर, मैंने अपने जमाने में कैप लगाया था उस पर ना। चलिए जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले प्रोग्राम में जरूर इन चीजों के ऊपर आपसे दोबारा बात करेंगे। कोमल शकील से ये जावेद हसन और जफर शेख साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है वो क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है वो क्यों नहीं पनप पा रही। उम्मीद है कि पॉलिसी मेकर्स इसके ऊपर यकीनन सोच भी रहे होंगे और आगे के लिए बेहतर पॉलिसीज भी लेकर आए जो कि आपकी इकोनॉमी के अंदर रिफ्लेक्ट करें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।